सब लोग के हमारा नमस्कार। आप सबके उम्मे एकेडमी में स्वागत है। हम सब जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते रहे, आज होकर नेक्स्ट क्लास अगला क्वेश्चन हम देखा थे। बिना लेट किए हम सब चलना स्टार्ट की जाए। तो आज के मंत्रिपरिषद के 21वां क्वेश्चन है। कथन है, भारतीय संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होती है और एक कारण है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार के मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। तो जो इसका ये वाला क्वेश्चन रॉन्ग है। इसका जो कथन है ये गलत है। जो भारतीय संघ में मंत्रिपरिषद है ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, यह केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और इसका उल्लेख हमारे संविधान के आर्टिकल 75(3) में किया गया है। 75(3) में किया गया है कि संघीय मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। और दूसरा क्या है कारण इसका, मतलब पहला गलत हो गया। दूसरा क्या है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। तो दोस्तों दोनों के जो सदस्य होते हैं वो संघीय मंत्रिपरिषद में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। हमारा जो कारण है ये सही है लेकिन कथन गलत है। तो मतलब ए गलत है और आर सही है, तो इसका हो जाएगा डी वाला ऑप्शन ठीक है। जो हमारा आर्टिकल 75 का 5 है दोस्तों, 75 का आर्टिकल 75 का 5 है। इसमें यह कहा गया है कि कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि के समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। मतलब कि कोई भी हो वह मंत्रिपरिषद में शामिल किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए एक डेट है कि 6 माह के अंदर, मतलब एक टाइमलाइन है कि 6 माह के अंदर उसे किसी संसद की सदस्यता लेनी होगी। संसद के किसी सदन की सदस्यता उसे लेनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है, केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। और तीसरा है, इसमें कथन है, विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद को सूचित करेगा। तो इसका दोस्तों एक अभी गलत है। एक अभी हमने कहा कि आर्टिकल 75 जो है हमारा, आर्टिकल 75 का जो 3 है, इसमें कहा गया है कि जो संघीय मंत्री होंगे, संघीय मंत्रिपरिषद है, वो संसद के निम्न सदन अर्थात लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। अगर पहला काटोगे तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, केवल हमारा बी सही होगा। मतलब संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, ये एकदम ठीक है। और जो इसका तीसरा कथन है, विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। ये दोस्तों जब आप आर्टिकल 78 देखेंगे, वहाँ पर इस बात का उल्लेख किया गया है कि प्रधानमंत्री का, यह आर्टिकल 78 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह संसद के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को सूचित करें। तो दोस्तों इसका बी वाला ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 23, निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख है, भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है, स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है। इसका पहला है, वित्त मंत्री को निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए। ए है। बी वाला ऑप्शन है, प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो देते हैं तो उसे त्यागपत्र देना चाहिए। सी है, मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व हो। डी है, अपनी पदावधि के पूर्व राष्ट्रपति अपने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों एक साथ त्यागपत्र करने पर संसद के निम्न सदन का अध्यक्ष राष्ट्रपति के कृत्यों का वहन करता है। तो दोस्तों इसमें
संविधान में उल्लेख नहीं है लेकिन परिपाटी के रूप में है, ये ऑप्शन बी इसका ठीक है। प्रधानमंत्री निम्न सदन का होना चाहिए, प्रधानमंत्री निम्न सदन में अगर बहुमत खो देता है तो वह जो है त्यागपत्र उसको देना पड़ेगा। ये संविधान में इसका कहीं उल्लेख नहीं है लेकिन ऐसा कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह कहा गया है कि 73 अभी जिसको पहले हम संघीय मंत्रिपरिषद जो है संयुक्त रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। प्रधानमंत्री निम्न सदन में बहुमत खो देता है तो वह त्यागपत्र देता है। इसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, किंतु निम्न सदन के प्रति विधानमंडल के प्रति जो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है, इसी सिद्धांत के आधार पर इनका बहुमत हो जाता है और इनको त्यागपत्र देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। दूसरा, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पूर्व स्थापित किया जा सकता है। इसका दोस्तों दोनों सही है, मतलब इसका सी वाला होगा, इसका सी वाला होगा कि जो भारत के संविधान है इसमें कहीं भी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है और जो अविश्वास प्रस्ताव है इसके लोकसभा में ही निम्न सदन में ही बहुमत जब खो देते हैं निम्न सदन में इसको लेके आया जाता है, क्योंकि वहीं पर विश्वास मत हासिल करना पड़ता है। दोस्तों 25 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारतीय संघ की कार्यपालिका सख्त प्रधानमंत्री में निहित होगी, और दूसरा क्वेश्चन है प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। दोस्तों दोनों गलत है। आर्टिकल 53 में दोस्तों इस बात का उल्लेख है कि राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका की शक्ति निहित है, प्रधानमंत्री में नहीं होती है। आर्टिकल 52 में है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और आर्टिकल 53 में है कि जो कार्यपालिका शक्ति है संघ की वह राष्ट्रपति में निहित होगी। और जो प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष ये नहीं होता है दोस्तों, इसका पदेन अध्यक्ष जो होता है सचिवालय का जो कैबिनेट सचिव होता है वो इसका होता है। कैबिनेट सचिव जो होता है वो सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। तो दोनों गलत है, सॉरी, इसका डी होगा, कोई नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में कथन 1 है भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा की ही आसीन सदस्य होंगे। दोस्तों ये गलत है। और दूसरा है केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशाधीन कार्य करता है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। जो कैबिनेट मंत्री होता है उसको कहीं से भी नियुक्त किया जा सकता है, कहीं का भी मेंबर हो, किसी का भी हो, लेकिन उसके लिए टर्म एंड कंडीशन है कि उसे 6 माह के अंदर संसद के किसी सदन की सदस्यता लेनी होगी, जो आर्टिकल 75 में उल्लेख किया गया है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 75 में किया गया है। और ये जो है सेकंड वाला जो कथन है इसका कि केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशाधीन कार्य करता है, दोस्तों ये गलत है। जो कैबिनेट सचिवालय होता है वो प्रधानमंत्री के अधीन होता है, प्रधानमंत्री प्रत्यक्ष प्रभार के तहत होता है। और सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख जो होता है कैबिनेट सचिव होता है, और वही कैबिनेट सचिव को जो है सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है, जो सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन है? इसका डी है, कोई नहीं सही होगा इसमें। 27 दोस्तों, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की 15% से अधिक नहीं होगी? ये दोस्तों है हमारा पहला ऑप्शन है 90वां संविधान संशोधन,
दूसरा है 91वां संविधान संशोधन, सी वाला ऑप्शन है 92वां संविधान संशोधन और डी वाला ऑप्शन है 93वां संविधान संशोधन। तो ये दोस्तों हमारा है 91 संविधान संशोधन। 91वां संविधान संशोधन 2003 में लाया गया था। इसके तहत 75 1A में इस बात का जिक्र है, मतलब जोड़ा गया कि जो मंत्रिपरिषद होगी उसके सदस्यों की कुल संख्या प्रधानमंत्री सहित 15%, लोकसभा के सदस्यों का 15% से अधिक नहीं होगी। लेकिन विधानसभा के बारे में यह अलग था। विधानसभा के बारे में था कि विधानसभा में जो मंत्रिपरिषद होगी विधानसभा की, जो स्टेट की विधानमंडल का भाग है विधानसभा, जो उसकी मंत्रिपरिषद होगी उसके भी सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्यों की 15% से अधिक नहीं होगी। लेकिन उसमें मिनिमम कहा गया था कि मिनिमम 12 सदस्य से कम नहीं होंगे। और दोस्तों एक चीज़ और देख लो, इसमें 91वां संविधान संशोधन में दल बदल भी कानून में भी संशोधन किया गया था। दल बदल कानून में जो 52वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 28 में है। पहला है 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। और दूसरा इसका कथन है वर्तमान में मंत्रालयों की संख्या 36 है। दोस्तों पहला तो सही है, उस समय 1947 में जो मंत्रालयों की संख्या थी 18 थी, लेकिन वर्तमान में मंत्रालयों की संख्या 36 नहीं है, वर्तमान में तो 53 मंत्रालयों की संख्या है दोस्तों। तो इसका बी वाला मतलब सेकंड गलत हो गया, दूसरा अगर गलत हो गया पहला केवल सही है। अब 29वां क्वेश्चन दोस्तों लास्ट। केंद्र सरकार ने उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? भारत का महान्यायवादी, मंत्रिमंडल सचिव, गृह सचिव, वित्त सचिव। तो दोस्तों इसमें जो मंत्रिमंडल सचिव होता है ये भारत का उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी होता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो मंत्रिपरिषद से संबंधित क्वेश्चन थे वो समाप्त हो गए। अब हम लोग चलेंगे महान्यायवादी से संबंधित जो क्वेश्चन है उसके बारे में। तो धीरे धीरे हम लोगों ने बहुत क्वेश्चन सॉल्व किया। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे महान्यायवादी का क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद।